Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं. आज हम इसमें चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे. ये पार्टीशन से रिलेटेड है. देखें, जो ज़रई ज़मीनें हैं, जो लैंड्स हैं, उनकी तकसीम अगर करवानी हो तो वो रेवेन्यू ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दी जाती है, वो करती हैं. सिविल कोर्ट नहीं करती. सिविल कोर्ट किन ज़मीनों की तकसीम कर सकती है? जो शहर के अंदर हों, सकनी ज़मीनें हों, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों. अगर उनकी पार्टीशन करवानी है बिटवीन द को शेयरर्स, जॉइंट ओनर्स, तो वो सिविल कोर्ट करवाएगी. लेकिन वो लैंड जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कि जिसके रिगार्डिंग ये लैंड रेवेन्यू एक्ट हम पढ़ रहे हैं, अगर उनकी तकसीम करवानी हो तो रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू होती है. वहाँ पे हम एप्लीकेशन देते हैं. बहरहाल ये सारा ही प्रोसीजर इस चैप्टर में बताया गया कि ये तकसीम होगी कैसे. आम ज़ुबान में वैसे इसको वंडा भी कहते हैं. सो 135 एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन, तो यहीं से समझ आ गई है कि जिसने भी जॉइंट ओनर्स हैं, अगर वो तकसीम करवाना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन देंगे रेवेन्यू ऑफिसर को. एनी जॉइंट ओनर ऑफ द लैंड मे अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर पार्टीशन ऑफ हिज शेयर इन द लैंड. कोई भी जॉइंट ओनर जो है, अगर वो अपनी ज़मीन की तकसीम करवाना चाह रहा है, अपने हिस्से को दूसरों से अलहदा करवाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? वो रेवेन्यू ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दे देगा इफ़. लेकिन आगे 3 उन्होंने कंडीशंस बता दी गई हैं. नंबर 1, एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन द शेयर इज़ रिकॉर्डेड अंडर चैप्टर 6 एज बिलोंगिंग टू हिम. पहली बात तो ये आ गई कि अब चैप्टर 6 में हमने क्या पढ़ा था? रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के हर ज़मीन का एक रिकॉर्ड होता है. तो पहली ये कह रहे हैं कि अगर तो उसके पास रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में वो शेयर, वो बतौर मालिक वहाँ पे उसका इंदराज हो चुका है, तो फिर ऑब्वियसली वो जॉइंट ओनर अपनी तकसीम को करवा सकता है, जो भी एप्लीकेंट एप्लीकेशन देना चाहता है. एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन वो एप्लीकेशन दे रहा है, द शेयर इज़ रिकॉर्डेड अंडर चैप्टर 6 एज बिलोंगिंग टू हिम. पहली बात होगी. और या बी हिज राइट टू शेयर हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड बाई ए डिक्री विच इज़ स्टिल सबसेटिंग एट दैट डेट. दूसरी बात, या अगर उसका रिकॉर्ड में नहीं भी मेंशन किया गया नाम एज ए मालिक, वहाँ पे रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में नहीं है, तो दूसरी सूरत ये है कि किसी कोर्ट की डिक्री के थ्रू उसके पास टाइटल आ गया, किसी कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया कि ये इस ज़मीन का मालिक है. लेकिन जिस दिन पे वो एप्लीकेशन दे रहा है, उस डेट तक वो डिक्री वहीं पे होनी चाहिए. ये नहीं कि अपील वाला मसला हो और उसको अपील में सेटिसाइड हो गई हो वो डिक्री. नहीं, जब वो एप्लीकेशन दे रहा है वो उस वक्त डिक्री सरवाइव कर रही होनी चाहिए. हिज राइट टू शेयर हैज़ बिन एस्टैब्लिश कर दिया गया बाई डिक्री विच इज़ स्टिल सबसिटिंग एट दैट डेट. उस डेट तक वो कायम है, वो डिक्री, वो मालिक है उस डिक्री के थ्रू. सी, अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट राइट हैज़ बिन एग्जीक्यूटेड बाई ऑल पर्सनस इंटरेस्टेड इन द एडमिशन और डिनाइल देयर ऑफ. या फिर कोई रिटन एक्नॉलेजमेंट दे दी गई हो जो भी उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है लोग, उनकी तरफ से कि हाँ ये मालिक है, तो फिर इस सूरत में वो ये पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है कि जी मेरी ज़मीन को आप दूसरों से अलहदा कर दो, इसकी तकसीम करवा दो. तो 135 इन सिंपल वर्ड्स में, कोई भी पर्सन जो तकसीम करवाना चाहता है वो एप्लीकेशन दे दे रेवेन्यू ऑफिसर को, लेकिन वो मालिक होना चाहिए रिकॉर्ड ऑफ राइट में, या कोर्ट की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, या कोई रिटन एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए. तो इस सूरत में वो एप्लीकेशन उसकी एप्लीकेशन के थ्रू वो करवा सकता है. अच्छा, पंजाब की हद तक सिर्फ यहाँ पे 135A एक ऐड किया गया, ये सिर्फ पंजाब की हद तक है, लेकिन मैं इसको पढ़ देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है. पार्टीशन इन केस ऑफ इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस विरासत के थ्रू भी तो लोग मालिक बनते हैं, तो ये उसका एक सेपरेट प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया पंजाब की हद तक कि यहाँ पे एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती. देखें, सब सेक्शन 1, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन सेक्शन 135. ये कह रहे हैं कि 135 जो सेक्शन है ना, उसको साइड पर रख दो. इमीडिएटली आफ्टर द इनहेरिटेंस म्यूटेशन हैज़ बिन सैंक्शनड. जब भी विरासती इंतकाल पास होगा उसके बाद, एंड विदाउट एनी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बगैर ही, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल सर्व नोटिस ऑन ऑल जॉइंट लैंड ओनर्स ऑफ द होल्डिंग टू सबमिट विद इन 30 days अ स्कीम of private partition agreed to by all the joint land owners.
अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पंजाब की हद तक ये कह रहे हैं कि 135 में जो कहा गया उसको साइड पे रखो। जब विरासती इंतकाल पास हो गया ना तो एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली रेवेन्यू ऑफिसर जो भी जॉइंट ओनर्स हैं उनको नोटिस सर्व कर देगा कि भाई आप लोगों के पास 30 दिन है, 30 दिन के अंदर प्राइवेटली आप कोई स्कीम बना के ले आओ कि जी सारे उस पर एग्री हो के एक स्कीम बना के ले आओ कि ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा, यानी खुद ही तकसीम करके ले आओ और हमें आके बता दो। 30 दिन का टाइम होगा। एग्री टू बाई ऑल जॉइंट लैंड ओनर्स, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सारे एग्री करके, इसको खानगी तकसीम भी कहते हैं जो प्राइवेटली हो रही है। इसका सब सेक्शन 2, इफ़ द स्कीम ऑफ प्राइवेट पार्टीशन अंडर सब सेक्शन 1 इज़ सबमिटेड, अगर उन्होंने ये जिस तरह 30 दिन का टाइम था उसमें उन्होंने खानगी तकसीम ला के करवा के सब एग्री हुए और उन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर को वो दे दी है भी फलाने का ये हिस्सा, फलाने का ये हिस्सा। The revenue officer shall affirm the scheme in accordance with the provisions of the section 147, तो रेवेन्यू ऑफिसर उस प्राइवेट स्कीम को अफर्म कर देगा, उसको कह देगा कि ठीक है होगी। 3, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, वो कहते हैं इस एक्ट को साइड पे रखो। अ स्कीम फॉर प्राइवेट पार्टीशन बिटवीन ऑल जॉइंट लैंड ओनर्स मे इंक्लूड साइट ऑफ अ टाउन और विलेज। अब ये कह रहे हैं कि जो अब ये 136 में आगे आ जाएगा कि किन किन लैंड्स की जो है वो पार्टीशन नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्ट को साइड पे रखो, 136 को भी साइड पे रखो। जब ये प्राइवेटली खानगी तकसीम वो करके लेके आ रहे हैं, अ स्कीम फॉर प्राइवेट पार्टीशन बिटवीन ऑल जॉइंट लैंड ओनर्स मे इंक्लूड साइट और टाउन और विलेज, वो इनको भी वो इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि 136 में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस में ये आता है कि इनकी तकसीम वगैरह डिनाई की जा सकती है, लेकिन प्राइवेटली अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। 4, इफ़ द स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 इज़ नॉट फाइल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल इमीडिएटली कमेंस प्रोसीडिंग्स फॉर द पार्टीशन ऑफ द जॉइंट होल्डिंग। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सबसेक्शन 1 के टाइम उसने नोटिस देना था रेवेन्यू ऑफिसर ने कि आपके पास 30 दिन का टाइम है, आप लोग प्राइवेटली स्कीम बना के ले और हमें बता दो कि इस तरह तकसीम होगी और आप सारे उस पर एग्री हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर 30 दिन में ये काम नहीं किया गया, ये प्राइवेटली वो नहीं उन्होंने पार्टीशन की या नहीं वो कर सके या सारे एग्री नहीं हुए, तो इस सूरत में ये रेवेन्यू ऑफिसर खुद से प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा उसकी तकसीम करवाने का। लेकिन ये सिर्फ इनहेरिटेंस म्यूटेशन की हद तक ये पंजाब में 135A की ये एक की गई है अमेंडमेंट। नेक्स्ट आ जाए सेक्शन 136, रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन ऑन पार्टीशन। अब ये रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं कि किन किन लैंड्स की नहीं की जा सकती पार्टीशन। नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135, वो कह रहे हैं सेक्शन 135 को साइड पे रखो और इस 136 सेक्शन, अब इस पे जोर दो, इसमें गौर करो। ए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे इबादत वगैरह होती हैं, मस्जिद हो गई या फिर अगर वो ये गिरजाघर वगैरह हो गए, एंड बरियल ग्राउंड्स या कब्रस्तान वगैरह हो गए, हेल्ड इन कॉमन बिफोर पार्टीशन शैल कंटिन्यू बी सो हेल्ड आफ्टर द पार्टीशन। ये जो दो जगह वो बता रहे हैं, एक तो कब्रस्तान हो गए और एक ये वर्शिप की जो प्लेसेस वगैरह हैं वो कॉमन थी सबके दरमियान पार्टीशन से पहले। वो कह रहे हैं पार्टीशन होने के बाद भी वो उसी तरह कॉमन ही रहेंगे सब में। ये नहीं कि वो कहेगा कब्रस्तान मेरी जगह पे आ गया, अब आप यहाँ पे कुछ अपने मकसद के लिए यहाँ पे आप नहीं दफना सकते, तो इस किस्म का नहीं। फिर देखें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड बरियल ग्राउंड्स हेल्ड इन कॉमन, यानी वो सब के दरमियान कॉमन है। बिफोर पार्टीशन सारे उनको यूज़ करते हैं। शैल कंटिन्यू बी सो हेल्ड आफ्टर द पार्टीशन, तो इन दो चीज़ों के बारे में उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये कॉमन ही रहनी है बेशक पार्टीशन हो भी जाए। बी, पार्टीशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नेमली, अब किन की नहीं हो सकती या जिनकी रिफ्यूज़ की जा सकती है। देखें, 1, एनी एम्बैंकमेंट, यानी कोई बंद वगैरह होते हैं, वाटर कोर्स, ये पानी के वेल और टैंक, एंड एनी लैंड ऑन विच द सप्लाई ऑफ वाटर टू एनी सच वर्क मे डिपेंड, तो इनकी तकसीम नहीं होगी। नंबर 2, एनी ग्रेजिंग ग्राउंड, अब यहाँ पे वो इसको उर्दू में कहते हैं चरागाह, जहाँ पे जानवर वगैरह चारा, वो उस किस्म की ज़मीन। 3, एनी लैंड
which is occupied as the site of the town or village. अब ये कोई अगर कोई ऐसी लैंड है जो कि उसको साइट या टाउन या विलेज के तौर पे यूज़ किया जाता है, may be refused if in the opinion of the revenue officer the partition of such property is likely to cause inconvenience to the co-sharers or other persons directly or indirectly interested therein, or to diminish the utility thereof to those persons. तो अगर तो रेवेन्यू ऑफिसर को ये लगे कि वो ये कुछ ऐसी लैंड्स वगैरह हैं कि इसको सब यूज़ करते हैं, ये कॉमनली यूज़ की जाती है, और अगर इसकी पार्टीशन करेंगे तो इसकी वजह से दूसरे लोग या दूसरे को शेयर्स वगैरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इफ़ेक्ट होंगे, तो उनको इनकन्वीनियंस होगी, तो वो रिफ्यूज़ कर देगा कि नहीं, इसकी पार्टीशन रिफ्यूज़ कर देगा कि वो नहीं करवाई जा सकती। सो कौन कौन सी आ गई हैं? कोई एम्बैंकमेंट, वाटर कोर्स, वेल टैंक वगैरह कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, ग्रेजिंग लैंड हो गई, या कोई भी ऐसी लैंड जो कि उस टाउन में विलेज में जिसको सब लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए वो रिफ्यूज़ कर सकता है। तो ये 136 में रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं। 137, अब 135 में क्या था? एप्लीकेशन दे दी गई है रेवेन्यू ऑफिसर के लिए, वो जो भी एप्लीकेंट था वो रिक्वायरमेंट जो 3 वाली थी वो मालिक था, रिकॉर्ड में उसका नाम था या डिक्री के थ्रू आ गया। उसके बाद क्या होना? द रेवेन्यू ऑफिसर रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 135 शैल इफ़ इट इज़ इन ऑर्डर, यानी वो सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी हैं, वो एप्लीकेंट मालिक है, रिकॉर्ड वगैरह में उसका नाम है, एंड नॉट अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशंस 1959, मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 64, और वो अगर इससे रिपग्नेंट नहीं है एप्लीकेशन तो फिर, एंड नॉट ओपन टू ऑब्जेक्शंस ऑन द फेस ऑफ इट, और उस पर कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह नज़र भी नहीं आ रही, यानी वो एप्लीकेशन ठीक उसने दे दी है। फिक्स अ डे फॉर हेयरिंग देयर ऑफ, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? उसने एक डेट फिक्स कर देनी है। एंड पहले तो एक डेट वो फिक्स कर देगा, एप्लीकेशन ठीक है, वो एप्लीकेंट मालिक है, को उसकी ज़मीन है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, 136 वाली कोई ऐसी ज़मीन नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? कोई ऑब्जेक्शन उसको नज़र नहीं आ रही, वो एक डेट फिक्स करेगा और नोटिस वगैरह इशू कर देगा। कॉज नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑफ द डे सो फिक्स टू बी सर्व्ड ऑन सच ऑफ द रिकॉर्डेड को शेयर्स, तो को शेयर्स पे एज हैव नॉट ज्वाइंड इन द एप्लीकेशन, तो ऐसे को शेयर्स जिन्होंने एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किया उन पे नोटिस सर्व किया जाएगा। देखें, ये लाजमी होता है, जब भी कोई एप्लीकेशन फ़ाइल की जा रही है तो दूसरी पार्टी को बुलाना भी है जिनका इंटरेस्ट है। ऐसे नहीं हो सकता, वन साइडेड कभी भी फैसले नहीं होते। जब भी कोई एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हो, आप इवन सूट फाइल करते हो CPC के अंडर, तो समन वगैरह भेजे जाते हैं, अखबार इश्तेहार वगैरह तक होते हैं कि अगला बंदा आए, उसके राइट्स का मामला है सिविल लॉ में। तो यहाँ पे एक ओनर जो है वो अपनी ज़मीन को दूसरों से अलग करवाना चाह रहा है, वो उसकी पार्टीशन चाह रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरों को बुलाना भी तो पड़ेगा ना, तो नोटिस देने ही है। तो ये यहाँ पर यही बता रहे हैं। B, if it thinks fit, cause the notice to be served on or proclaimed for the information of any other person whom he may deem to be directly or indirectly interested in the application, या वो नोटिस भी भेजेगा को शेयर्स को, या उसको लगता है कि दूसरे लोग जो भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस पार्टीशन में, उनके लिए वो प्रोक्लेमेशन भी कर सकता है, वो उनको नोटिस भी भिजवा सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कहा गया नोटिस भेजने ही होते हैं। 138, addition of parties to the application on the day fixed under section 137, 137 में डे भी फिक्स कर रहा था for the hearing of the application or on any other day to which the hearing may be adjourned. Obviously या तो जो डे के लिए नोटिस भेजे गए हैं उस पे, या उसके बाद उस डेट पे अगर एडजर्न कर दिया गया किसी नेक्स्ट डेट के लिए, तो उस नेक्स्ट डेट पे the revenue officer shall ascertain whether any of the other co-sharer desire partition of their share also. वो ये ascertain करेगा कि भाई क्या ये जो दूसरे co-sharers हैं क्या वो भी इसकी partition चाह रहे हैं, and if any of them so desires he shall add him as an applicant for the petition. तो partition,
तो वो क्या करेगा, जो उनमें से वो पूछेगा ना भी आप में से किसी और को भी अपनी ज़मीन की तकसीम वगैरह करवाना चाहता है, अगर एक ने कह दिया, दो ने कह दिया हाँ जी हम भी करवाना चाहते हैं, तो वो उनको भी एज एप्लीकेंट उस पार्टी में उस एप्लीकेशन में वो ऐड कर लेगा, एज पार्टी एज एप्लीकेंट उनको ऐड कर लेगा। 139 डिसअलाउंस ऑफ पार्टीशन। अब ये डिसअलाउ भी कर सकता है पार्टीशन को। आफ्टर एग्जामिनिंग सच ऑफ द को शेयरर्स एंड अदर पर्सन एज मे बी प्रेजेंट on that day the revenue officer may, if he is of the opinion that there is a good and sufficient cause for partition to be disallowed, reject the application, recording the grounds for such rejection। क्लियर वर्ड्स में अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जी वो सारी पार्टीज़ को सुनने के बाद अगर उसको लगता है कि नहीं जी पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, तो वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, डिसअलाउ कर सकता है इस एप्लीकेशन को। यहाँ पे 139 में ये लिखा हुआ है, लेकिन पंजाब में जो अमेंडमेंट इससे रिलेटेड है 139 सेक्शन को पंजाब अमेंडमेंट में ओमिट कर दिया गया, तो यहाँ पंजाब की हद तक ये है। बहरहाल 139 में वो रिजेक्ट भी कर सकता है। 140 प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा। इफ़ द रेवेन्यू ऑफिसर डज नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 139, अगर वो रिजेक्ट नहीं कर रहा, पार्टीज़ को सुना उसने, उसके बाद 139 में उसको लगा कि नहीं पार्टीशन नहीं हो सकती, फ्रिवलेस एप्लीकेशन, उसने रिजेक्ट कर दिया पार्टीज़ को सुनने के बाद। दूसरा यहाँ पे 140 में कह रहे हैं अगर उसने रिजेक्ट नहीं किया, उसने एडमिट कर लिया कि हाँ जी इसको हमने प्रोसीडिंग्स को चलाना है और इसकी पार्टीशन करवानी है, तो फिर क्या होगा। इफ़ द रेवेन्यू ऑफिसर डज नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 139 he shall ascertain the questions, if any, in dispute between any of the persons interested, distinguishing between। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर उसने एडमिट कर लिया ना और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर उनको असर्टन करेगा पहले कि कौन कौन से इनके दरमियान क्वेश्चंस हैं। अब किसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। ए, क्वेश्चंस एज टू टाइटल इन द प्रॉपर्टी ऑफ विच पार्टीशन इज सॉट। अब पहला क्वेश्चन अगर ये किसी ने रेज कर दिया कि जी ये जो पर्सन है जो पार्टीशन करवाने आया है, जो एप्लीकेंट है, इसका तो मालिक ही नहीं है ये, वो उसके टाइटल को ही चैलेंज कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन के टाइटल को चैलेंज कर दिया गया जिसको ऐड किया गया। सो टाइटल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन उठ गया, पहला ये क्वेश्चन उठ सकता है। दूसरा, क्वेश्चंस एज टू प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, लाइक एक पार्टी कह रही है कि ये बंजर ज़मीन है, दूसरी कह रही है नहीं जी बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, वहाँ पे तो फसलें हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो गया, बैरन लैंड है, क्या इसकी उस प्रॉपर्टी के नेचर क्या है, नहरी पानी से शराब होती है, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसको सर्टन करेगा। फिर और द मोड ऑफ मेकिंग द पार्टीशन, के पार्टीशन करवाने के लिए क्या तरीका अडॉप्ट करना है, अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस उठ रहे हैं तो पहले एप्लीकेशन फाइल की 135, फिर कौन सी नहीं कर सकते एप्लीकेशन लैंड की रिलेटेड, वो 136 में आ गया। फिर नोटिस होना है जो भी को शेयरर्स हैं उनको या दूसरे जो भी लोग उनको लगते हैं वो उनको नोटिस या प्रोक्लेमेशन भी उसके रिलेटेड करवाएगा भी इस तारीख को आ जाओ। फिर वो आने के बाद उनसे पूछेगा कि भाई आप में से कोई और पर्सन भी अपनी तकसीम करवाना चाहता है ज़मीन की, अगर किसी ने कहा तो उसको भी वो ज्वाइन करा देगा एज एप्लीकेंट, ऐड कर देगा उसको। फिर उसके बाद वो दोनों जितनी भी दोनों पार्टियां जो लोग सामने उसके आ गए हैं, को शेयरर्स आ गए हैं, एप्लीकेंट है, दूसरे कोई लोग जो भी इंटरेस्टेड थे वो आ गए, उन सबको सुनेगा और उसको लगता है कि नहीं ये तो एप्लीकेशन ही फारेगा, इसकी तकसीम हो ही नहीं सकती, तो वो डिसअलाउ करके वहीं पे रिजेक्ट कर देगा। 140 में है कि अगर वो रिजेक्ट नहीं कर रहा 139 में तो 140 की प्रोसीडिंग्स आगे चले जाएंगी और सबसे पहले वो ये देखेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो उठ रहे हैं, लाइक टाइटल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन किसी ने उठा दिया या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर किसी ने कोई क्वेश्चन उठा दिया। 141, अब 141 में क्या कह रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चंस एज टू टाइटल इन द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड। अगर तो जो क्वेश्चंस उठ गए हैं टाइटल से रिलेटेड,
तो उनको कैसे डिटरमिन किया जाएगा, ये 141 में सारा प्रोसीजर उसका बताया गया। ये इसका जो सब सेक्शन 1 है वो हमें जनरली बता रहा है कि क्या हो सकता है जब टाइटल का क्वेश्चन उठेगा। तो जनरल प्रिंसिपल बताया जा रहा है सब सेक्शन 1 में, वेयर देयर इज अ क्वेश्चन एज टू टाइटल इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ विच पार्टीशन इज सॉट। क्वेश्चन टू टाइटल वहाँ पे उठ गया। द रेवेन्यू ऑफिसर मे डिक्लाइन टू ग्रांट द एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन अनटिल द क्वेश्चन हैज़ बिन डिटरमिन्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो वो एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर सकता है कि भाई मैं तब तक प्रोसीडिंग नहीं करूँगा जब तक आप किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से जाके ये टाइटल वाले मैटर को डिसाइड नहीं करवा लाते हो। ये पहला वो कर सकता है। और दूसरा, ही मे हिमसेल्फ प्रोसीड टू डिटरमिन द क्वेश्चन एज दो ही वर सच अ कोर्ट। या दूसरा वो ये कह रहे हैं उसके पास ये ऑप्शन आएगी कि वो खुद ये क्वेश्चन टू टाइटल को डिसाइड कर दे जैसे कि उस कोर्ट ने डिसाइड करना था। तो जनरली बता रहे हैं कि भाई वो पहला काम ये कर सकता है क्वेश्चन टू टाइटल जब उठेगा कि या तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ भेज दे और प्रोसीडिंग्स रोक दे, डिक्लाइन कर दे कि जी मैं पार्टीशन नहीं करवाता हूँ, पहले आप इस मैटर को डिसाइड कर। दूसरा, वो खुद इस क्वेश्चन को डिसाइड करेगा, डिटरमिन करेगा जैसे वो खुद एक कोर्ट है। ये आ गया जनरल प्रिंसिपल। बी सबसेक्शन 2, where the revenue officer does not himself proceed to determine the question as to title as a civil court। अगर वो खुद अपने आप को सिविल कोर्ट के अकॉर्डिंगली वो कहता है कि मैंने टाइटल डिटरमिन नहीं करना, तो फिर क्या होगा, ही मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाई हिम इन दिस बिहाफ। तो वो ऑब्वियसली वो रीजंस देगा कि वो खुद क्यों नहीं इसको डिटरमिन करना चाह रहा। require a party specified by him to file a suit in a civil court। तो वो एक पार्टी को कह देगा कि भाई आप जाकर ना सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर दो विद इन सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ऑर्डर एज ही मे फिक्स। कि आपके पास 90 दिन का टाइम है, आप इन 90 दिन में जाओ सिविल कोर्ट में जाओ और जाके आप ये सूट फाइल करो फॉर obtaining a decision regarding this the question। तो और अपना जाके टाइटल वगैरह डिक्लेयर करवाओ। अगर वो खुद नहीं कर रहा, पहली बात वो कह रहे हैं, तो वो किसी भी पार्टी को कह सकता है कि आप कोर्ट में जाओ, 90 दिन का टाइम है, टाइटल को डिक्लेयर करके आओ। सबसेक्शन 3, ऑन द फाइलिंग ऑफ ए सिविल सूट बाय द पार्टी रिक्वायर्ड सो टू डू विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अगर 90 दिन में जिस पार्टी को कहा गया था कि जी आप सूट जाके फाइल करो, उसने सूट फाइल कर दिया, फिर अब इससे आगे चल रहे हैं। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल सस्पेंड फर्दर एक्शन ऑन द एप्लीकेशन फॉर द पार्टीशन टिल द सेट सिविल सूट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो वो जितनी भी ये इस एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग्स थी ना पार्टीशन करवाने की रिगार्डिंग, वो उनको सस्पेंड कर देगा कि जब तक सिविल कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। एंड अ कॉपी ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर इज़ प्रोड्यूस बिफोर हिम। और कोर्ट का वो जो ऑर्डर है वो फाइल कर दिया गया, वो उसके सामने एंड अ कॉपी ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम। हाँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया। वो सस्पेंड कर देगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता और कोर्ट के उस फैसले की कॉपी उस रेवेन्यू ऑफिसर को नहीं दे दी जाती, तब तक पार्टीशन की इस एप्लीकेशन पे प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाएंगी। Subsection 4, in case the party so required fails to file a suit within the specified period, the revenue officer may proceed with the partition and decide the question of title himself। दूसरी बात ये आ गई कि 90 दिन का टाइम दिया था कि भाई जाओ आप जाके इसको सिविल कोर्ट में अपने टाइटल को डिक्लेयर करके लाओ, उसने सूट ही नहीं फाइल किया, 90 दिन गुजर गए, तो फिर क्या होगा, फिर वो खुद एज अ सिविल कोर्ट इस मैटर को डिसाइड करेगा कि टाइटल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। Subsection 5, where the revenue officer himself proceed to determine the question, the following rules shall apply namely। अब जब वो उसने डिसाइड कर लिया, 90 दिन का टाइम दिया था, उसने नहीं सूट फाइल किया, ये कह रहा है कि मैं खुद डिसाइड करता हूँ, तो इसके लिए कौन से प्रिंसिपल्स होंगे देखें। पहला, ए, इफ़ द क्वेश्चन इज़ वन ओवर विच अ रेवेन्यू कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन। अगर ये टाइटल का क्वेश्चन ऐसा है कि जिस पे रेवेन्यू कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल प्रोसीड एज अ रेवेन्यू कोर्ट अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो एज अ रेवेन्यू कोर्ट इस मैटर को, क्वेश्चन को, टाइटल के को डिसाइड करेगा। अगर तो
ये जो क्वेश्चन था टाइटल का, ये इस किस्म का था कि रेवेन्यू कोड की जुरिस्डिक्शन होगी। सिंपल रेवेन्यू कोड की जुरिस्डिक्शन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो एज ए रेवेन्यू कोड इसको डिसाइड करेगा। लेकिन अगर एज ए रेवेन्यू कोड बी में है कि उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा? बी, इफ द क्वेश्चन इज वन, अगर क्वेश्चन एक ऐसा है ओवर विच अ सिविल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन, द प्रोसीजर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर shall be that applicable to the trial of an original civil suit by a civil court। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऐसा था जिस पे रेवेन्यू कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, वहाँ पे सिविल कोर्ट ही उस मैटर को डिसाइड कर सकती थी, तो जो ट्रायल होगा उसमें वो सारा प्रोसीजर सिविल कोर्ट वाला अडॉप्ट करेगा, वो एज ए सिविल कोर्ट यहाँ पे इसको मैटर को डिसाइड करेगा। The procedure of the revenue officer shall be that applicable to the trial on the original suit by the civil court, and he shall record a judgment and a decree containing the particulars required by the code of civil procedure to be specified there। बाकायदा वो एक जजमेंट देगा, उसके बाद एक डिक्री आएगी, क्योंकि यहाँ पे वो एज अ सिविल कोर्ट इस मैटर को इसको ट्रायल करेगा और इसको डिसाइड करेगा, तो ऑब्वियसली वो अपीलेबल भी होगा। C, an appeal shall lie from the decree of the revenue officer under clause B as though that decree were a decree of a civil judge in an original decree। तो ये ऑब्वियसली जब CPC अप्लाई हो रहा है, एज अ सिविल कोर्ट वो ट्रायल कर रहा है, एज अ सिविल कोर्ट वो उस पर जजमेंट दे रहा है, डिक्री पास हो रही है, तो वो डिक्री भी उसकी उस डिक्री के अगेंस्ट अपील भी लाई करेगी। सिंपल सी बात है। D, upon such an appeal being made, जब ये अपील की जाएगी, the district court or the high court as the case may be may issue an injunction to the revenue officer requiring him to stay proceedings pending disposal of the appeal। तो यहाँ पे ये D में सिंपल कह रहे हैं कि जब अपील फाइल उस डिक्री और जजमेंट के अगेंस्ट हो सकती है, तो चाहे वो अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन रही है या हाई कोर्ट सुन रही है, जो भी कोर्ट सुन रही है उसके पास ये पावर होगी कि वो स्टे कर सकती है जब तक ये अपील डिसाइड नहीं हो सकती, तब तक वो इस ऑफिसर को जो भी फर्दर वो प्रोसीडिंग्स करने जा रहा है उन पे स्टे कर सकता है, प्रोसीडिंग्स की इंजंक्शन वो पास कर सकते हैं। ई, फ्रॉम द एपलेट डिक्री ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपॉन सच एन अपील, sorry, E, from the appellate decree of a district court upon such an appeal, a further appeal shall lie to the high court if such further appeal is allowed by the law for the time being in force। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहले इसने डिक्री एंड जजमेंट पास की, उसके बाद अगर तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी अपील सुनी गई है, और कह रहे हैं कि अगर लॉ अलाउ कर रहा है तो फिर उसकी आगे फर्दर अपील हाई कोर्ट में हो सकती है। फ्रॉम द एपलेट डिक्री ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपॉन सच अपील a further appeal shall lie to the high court if such further appeal is allowed by the law for the time being in force। अगर तो लॉ कौन सा है? CPC। अगर वो अलाउ कर रहा है कि जी आप सेकंड अपील भी कर लो हाई कोर्ट में जाके, तो कहते हैं वो इसके अगेंस्ट इसकी डिक्री जजमेंट की अपील के फैसले के अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में आप कर सकोगे। पंजाब अमेंडमेंट, अच्छा ये पंजाब वालों ने इस सब सेक्शन ये जो 5 है जिसमें ये सारा प्रोसीजर बताया गया है कि वो एज ए रेवेन्यू कोर्ट करेगा एक्ट या एज ए सिविल कोर्ट एक्ट करेगा, उस पे इन्होंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सॉरी, इन्होंने फॉर ये पंजाब अमेंडमेंट है फॉर सब सेक्शन 5 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब ये क्वेश्चन ऑफ टाइटल होल्डिंग, इफ अ क्वेश्चन ऑफ टाइटल इन द होल्डिंग इज रेज्ड in the partition proceedings, the revenue officer shall inquire into the substance of such question and decide the matter after hearing the parties। इन्होंने सिंपल ही कर दिया पंजाब अमेंडमेंट के थ्रू कि जब क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन ये आ गया कि टाइटल से रिलेटेड कि टाइटल है या नहीं है एप्लीकेंट का या किसी भी पार्टी का, उससे रिलेटेड वो कह रहे हैं कि पंजाब की हद तक ये क्वेश्चन जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसके वो इससे रिलेटेड एक इंक्वायरी करेगा और फिर वो दोनों पार्टीज़ जितनी भी हैं उनको सुनने के बाद वो फैसला दे देगा। तो ये प्रोसीजर से रिलेटेड उन्होंने पंजाब में इसको इस तरह सब्स्टिट्यूट कर दिया सब सेक्शन 5 से रिलेटेड। 2 पार्ट में इसको करेंगे पार्टीशन को। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।